हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला और आज मैं आप सभी को क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो पदार्थ है वो होता क्या है। ठीक है, पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ होता क्या है, उसके बाद हम अगली टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो पदार्थ होता क्या है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, तो यदि किसी वस्तु को तौला जा सके अर्थात उसमें कुछ द्रव्यमान तथा वह वस्तु स्थान घेरती हो उसे पदार्थ, उसमें आयतन हो उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसको हम तौल सके। ठीक है, और जिसमें कुछ न कुछ आयतन हो, जो कहीं ना कहीं स्थान घेरता हो। जैसे देखो ये है, तो ये हमने लगाया है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड हमने लगाया हुआ है, तो इतनी दूर ये स्थान घेरा ना, जितनी दूर में ये व्हाइट बोर्ड है उतनी दूर में वो स्थान घेरा। जैसे मैं हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ का मैं स्थान घेरी हुई हूँ। ठीक है, तो देखो पदार्थ क्या कह रहा है कि जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो और जो स्थान घेरता हो। ठीक है, वही हमारा पदार्थ होता है। तो कहने का मतलब पदार्थ क्या है, जैसे ये मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ है। इसको यहाँ कर दे तो ये स्थान घेर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आयतन है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो और जो स्थान घेरता हो। इसका मतलब हमारी जो मम्मी है वो भी, या किसी की भी मम्मी या किसी के भी घर के कोई भी मेंबर हो, वो सब पदार्थ है। हाँ, वो सब पदार्थ हैं। ठीक है, वो सब पदार्थ हैं। ठीक, अब कह रहा है पदार्थ की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता हो और जिसमें आयतन भी होता हो। ठीक है, वही है हमारा पदार्थ। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे भारत के जो दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। पदार्थ जो हमारे हैं उनको 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो क्या है, पहला होगा हमारा वायु, दूसरा पृथ्वी, दूसरा है हमारा पृथ्वी, और तीसरा है अग्नि। अग्नि मतलब आग। ठीक है, अग्नि बाद फिर जल है और एक है आकाश। ठीक है, ये 5 हमारे मूल तत्व हैं जो भारत के दार्शनिकों ने मतलब पदार्थ को 5 मूल तत्वों में दार्शनिकों ने वर्गीकृत किया है। ठीक है, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में भारत के हमारे जो दार्शनिक थे उन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है, पहला होगा हमारा वायु मीन्स होता है हवा, पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, अग्नि मीन्स आग, जल मीन्स पानी जो हम पीते हैं, आकाश। ठीक है, ठीक, इतना इसी 5 में वर्गीकृत किया था। ठीक है, इतना जानना जरूरी है। जो ये हमारे 5 तत्व नहीं है, इसी से हम सब बने हुए हैं, या इसी से जो हमारा पदार्थ है वो बना हुआ है, इसी 5 तत्वों से। ठीक है, 5 तत्वों से ही ये सब बना हुआ है। ठीक है, अगर वायु ना रहे तो हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे। हम लोग में तो पदार्थ ही है ना, तो अगर वायु ना रहे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर अगर पानी ना रहे तो हो ही नहीं सकते जीवित। ठीक है, मतलब इसमें से अगर एक भी पृथ्वी ना रहे तो हम रहेंगे कहाँ। और आग भी हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद आकाश भी हमारे लिए जरूरी है। मतलब ये 5 में से अगर कोई एक हट जाएगा ना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहो तो हम जी नहीं सकते। इसीलिए जो हमारे भारत के दार्शनिकों थे उन्होंने पदार्थ को इन 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक नहीं रहेगा
तो हम लोग पृथ्वी पर या कहीं भी जीवित ही नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए ये बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक, तो इसको याद रखना। हाँ, अब कह रहे हैं कि जो हमारे 5 तत्व है ना, इनसे सभी वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, ठीक है। सजीव हम लोगों का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर ये नहीं रहेगा तब भी हम लोग नहीं रहेंगे। अगर पृथ्वी नहीं है तो हम लोग रहेंगे कहाँ? आग है तभी भी नहीं रहेंगे, आग नहीं है। अगर जल नहीं है तो वो तो सब जानते हैं जल ही जीवन है, तब भी नहीं रहेंगे। आकाश है तभी भी नहीं आकाश नहीं है तभी भी नहीं रहेंगे। और अगर कोई निर्जीव है, कोई निर्जीव चीज है, अगर ये सब नहीं है तो वो निर्जीव चीज भी नहीं रहेगी, ठीक है। सजीव हो या निर्जीव, सजीव मतलब जीता जागता इंसान, ठीक है। निर्जीव मतलब हमारे ये हो गए, ये निर्जीव हैं, ठीक है। और भी कई चीज, निर्जीव सजीव ये सब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 7th ईयर्थ में ही ये सब आता है, ठीक है। तो मतलब कि ये हो गया, एकदम कंफर्म हो गया ये ना, कि चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कुछ भी होगा, लेकिन अगर ये 5 तत्व नहीं होंगे तो कोई जीवित नहीं हो सकता। अगर ये रहेंगे तो सजीव हो या निर्जीव हो वो सब रहेंगे, ठीक है। कंफर्म पदार्थ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पदार्थ के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ, हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ। हाँ, एक चीज और जानो कि पदार्थ को ही द्रव्य भी कहा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले रहा है, पदार्थ नहीं पूछ रहा है, द्रव्य पूछ रहा है, तो डरना नहीं है, ठीक है। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, ठीक है। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। तो कह रहा है कि हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ, हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो मार्कर है, क्या ऐसे ही बन गया? बिल्कुल नहीं। तो इसमें छोटे छोटे कई कण होंगे, ये तब इतना बड़ा बनके तैयार हुआ, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कण मिलकर बने हैं, तब ये इतना बड़ा मार्कर तैयार हुआ। या बात करें इस व्हाइट बोर्ड की, तो ये भी यही, इसका भी यही है, ठीक है। या हम लोग ही बहुत चीजों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि हमारा शरीर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। जो कहे ना कि जो हमारा शरीर है वो भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हम लोग ऐसे लग रहे हैं दिखने में, पर हमारा भी अंदर का देखा जाए तो हम लोग बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और हमारा जो कुर्सी, मेज, किताब, ये या व्हाइट बोर्ड या मार्कर या कुछ भी है, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक वस्तु में इन सूक्ष्म कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रत्येक वस्तु में इन सूक्ष्म कणों की संख्या अधिक होती है। अभी मार्कर इतना छोटा लग रहा है, ऐसे देखने में देखो बहुत छोटा लग रहा है ना, पर इसके अंदर इतने छोटे छोटे कण है कि हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। गिन ही नहीं सकते, इतने छोटे छोटे कण हैं इसमें मार्कर में, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बूंद जल में लगभग 1 × 10 के पावर, अभी पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक बूंद जल में लगभग 1 × 10 के पावर 21 अणु मीन्स होते हैं कण, जल के होते हैं। देखो एक बूंद कहने का मतलब ऐसे उंगली में ऐसे पानी को किसी बर्तन में पानी रखो और उंगली को डुबो के फिर ऐसे उंगली निकालो तो पानी गिरेगा नीचे, ठीक है। उसी एक बूंद में जो हमारे जल होते हैं, लगभग कह रहा है, कंफर्म भी नहीं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक बूंद जल में 1 × 10 के पावर 21 इतना हो सकता है, ठीक है। 10 के पावर 21 अणु
अणु होते हैं, ठीक है। 1 गुणे 10 के पावर 21, कितने ज्यादा। 10 के पावर 21 का मतलब क्या है, इधर देखिए। मतलब इतने, ये जो हमारा ये जो जीरो है ये इधर रहेगा, ठीक है। मतलब इतने जीरो है, इतने का मतलब कितना, बहुत ज्यादा, मतलब गिनने में ही कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना ज्यादा है। देखो इतना ज्यादा सिर्फ हमारे एक बूंद में सूक्ष्म कण होते हैं। एक बूंद में सोचो, हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं, उसमें कितना होगा। एक बाल्टी में जो जल होगा उसमें कितना होगा, बताओ। इतना जब सिर्फ एक बूंद में है तो कितना ज्यादा होगा, मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक बूंद में इतना हो सकता है। तो सोचो ये मार्कर सिर्फ दिखने में छोटा लग रहा है, इसमें इसके अंदर कितने छोटे छोटे सूक्ष्म कण होंगे, क्यों। हाँ सही है ना। अब अणु आया है हमारे में, अणु। तो हम जानेंगे कि अणु कहें या परमाणु, देखेंगे अणु या परमाणु होता क्या है, ठीक है। ठीक है, ये पदार्थ अच्छे से कंफर्म हो गया ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, अणु या परमाणु, ठीक है। तो अणु या परमाणु, परमाणु कहें या अणु कहें, ठीक है। अब हम परमाणु या अणु के बारे में जानेंगे कि हमारा जो परमाणु या अणु क्या होता है। जो पदार्थ को बनाते हैं, मतलब पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण। पदार्थ हमारे कैसे बनते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ठीक है, वही कह रहा है कि पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण परमाणु या अणु होते हैं। जो पदार्थ को जो बनाते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, वही उसी को हम लोग परमाणु या अणु कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि जल में एक बूंद में 1 गुणे 10 के पावर 21 अणु होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा 1 गुणे 10 के पावर 21 अणु होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, जो सूक्ष्म कण हैं छोटे छोटे, वही तो हमारे अणु होंगे, वही हमारे परमाणु होंगे। तो वही इसमें कह रहे हैं कि पदार्थ को बनाने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे 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 कण होते हैं, उसी को हम लोग परमाणु या अणु कहते हैं। देखो हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा जो ये पदार्थ कह रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम जानेंगे कि हमारा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे किससे बना होता है, और पदार्थ के अंदर जो जो आएगा वो सब हमें पढ़ना होगा। पर देखो अभी हम लोग 8th से एकाएक 9th में आए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इतनी मोटी बुक होती है तो वो थोड़ा टफ लगता है, पता है क्यों, क्योंकि इतनी मोटी पता है क्यों होती है, क्योंकि उसी में 3 सब्जेक्ट होते हैं। और हमारे जो 8th में थे वो सारी बुक अलग अलग होती थी, इसीलिए ये टफ लग रहा है। पर डरने की जरूरत नहीं है, एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है। परमाणु और अणु के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा, आसान है, छोटा है, अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो सब अच्छे से आएगा, ठीक है। परमाणु या अणु समझ गए कि पदार्थ जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वही सूक्ष्म कण हमारे अणु या परमाणु होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, आगे जो है वो कह रहा है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पदार्थ पढ़े, ठीक है, उनके गुण पढ़े, क्या क्या उनके गुण हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने अणु या परमाणु पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो
पदार्थ की हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और ये लगभग सबको पता है क्योंकि ये हम बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, बेस एंड गैसेस, ठीक है। ये 3 है, क्या है? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 है हमारे पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे तो 2 और होते हैं लेकिन हमें पढ़ने नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना है, हमें आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी 3 अवस्थाएं, जितना है उतना ही समझेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो सबसे पहले समझेंगे कि ठोस हमारा होता क्या है। ठोस हमारा होता है कि ये देखो, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक पात्र लेते हैं जिसमें हम जल भरेंगे। तो अगर हम इसमें जल भरेंगे तो इसके जो अणु होंगे वो एकदम ऐसे पास 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 पास, मतलब बहुत करीब करीब होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कहीं गैपिंग नहीं होगी, बस बहुत पास पास होंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा करीब, गैपिंग नहीं होगी। हाँ, एकदम पास पास होंगे। देखो इसमें जो ये हमने बनाया है इसके एकदम सटे सटे एकदम पास पास है, ठीक है, सब कुछ अणु वगैरह। अब हम द्रव में देखते हैं, ठीक है। अब हम द्रव में देखते हैं। द्रव हमारा ये हमने एक पात्र लिया जिसमें हम जल भर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक, ये है हमारा द्रव। अब हम गैस, ठीक है, गैस देखेंगे। गैस एक पात्र लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब कुछ समझ आ रहा है? देखो तो इसके जो अणु है एकदम सटे सटे पास पास है और इसके थोड़ा दूर दूर है, इसके एकदम दूर दूर है, ठीक है। सबसे ज्यादा पास पास ये है और सबसे ज्यादा दूर दूर ये है, ठीक। तो अगर देखा जाए, एक हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे पानी लेते हैं, तो अगर हम फ्रिज में रखते हैं बर्फ, ठीक है, बर्फ मान लेते हैं, बर्फ लेंगे तो बर्फ एकदम मतलब चिपका हुआ होता है, सटा सटा होता है, ठीक है। और जो पानी होंगे वो थोड़ी दूर दूर होंगे और जो हमारा गैस होगा वो एकदम दूर दूर, ठीक है। अभी कुछ लो, कोई भी गैस लो और वो अगर निकलता है तो मतलब उसका ना आकार आयतन कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आकार हो या आयतन कुछ निश्चित नहीं होता है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। गैस का ये होता है। और हमारा जो ठोस होगा वो होगा बर्फ, मतलब उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, ठीक है। वो किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा और उसी का आयतन भी ले लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मतलब हमारा जो बर्फ हो, देखे होंगे आप लोग, जो बर्फ होगा वो एकदम पास पास होते हैं उसके अणु, ठीक है, एकदम पास पास होंगे। और जो हमारा द्रव होगा वो होगा जल, ठीक है। ये होगा बर्फ और बर्फ से हमारा बनेगा जल, ठीक है। और जल को जब गर्म करेंगे तो पानी में भाप बनेगा और वो भाप उड़कर कहाँ जाता है उसका कोई पता नहीं है, मतलब उसका आकार। अगर हम लोग डिफिनीशन देखें, ठोस का जो हमारा डिफिनीशन होगा वो कह रहा है कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो होता है ठोस, ठीक है। और द्रव कह रहा है कि द्रव जो हमारा होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है।
हमारा जो द्रव है उसका आयतन निश्चित होगा, द्रव का आयतन निश्चित होगा पर आकार निश्चित नहीं होगा। और जो हमारा गैस होगा, गैस, ठीक है, उसका आकार न निश्चित होगा न आयतन निश्चित होगा। ठीक है, सिंपल ठोस और गैस हमें बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं। इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होगा और इसका दोनों अनिश्चित होगा, मतलब दोनों निश्चित नहीं होगा। और जो हमारा द्रव होगा इसका आयतन निश्चित होगा परंतु आकार नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ठोस द्रव गैस। ठीक है, यही होता है हमारा ठोस द्रव गैस। अब हम एक एग्जाम्पल तो हो गया सबका, लेकिन हम ठोस के और एग्जाम्पल देखते हैं तो होगा लकड़ी। लकड़ी देखो, लकड़ी आती है, ठीक है, तो लकड़ी एकदम सटे सटे नहीं हुए होते हैं, मतलब उसके अणु एकदम पास पास होते हैं। अगर हम कोई मेज या कुर्सी बना रहे हैं तो वो कहीं खुरदुरा थोड़ी होता है, मतलब एकदम एकदम सटा हुआ होता है उसका पोर्शन। हाँ, तो ये होगा हमारा, इसका एग्जाम्पल होगा लकड़ी। एक पहला है ये और दूसरा है लकड़ी। क्या है? लकड़ी। ठीक, और लकड़ी के बाद भी पत्थर ले लेते हैं। पत्थर के अणु पे एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, पत्थर भी हो गया हमारा। हाँ, पत्थर हो गया। अब और क्या लिए? बर्फ, लकड़ी, पत्थर, और होगा हमारा, उसके बाद अब हम द्रव में लेंगे तो एक जल, पानी हो गया, दूसरा होगा तेल। तेल मतलब इसमें लिक्विड चीजें आएंगी, तेल हो गया। फिर हो गया शराब। शराब मतलब अल्कोहल भी हमारा हो सकता है। ठीक है, शराब को अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, शराब भी हमारा लिक्विड ही होता है। अब हम गैस के बारे में पढ़ेंगे तो पहला एग्जांपल हमारा भाप हो गया। दूसरा कोई गैस ले लेंगे, हवा भी हमारा, हवा का भी आकार आयतन कुछ निश्चित नहीं होता है कि निश्चित होता है? बिल्कुल नहीं निश्चित होता। ठीक है, हवा। और एक है हमारा भाप। दूसरा होगा हमारा कोई भी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन, चाहे वो हाइड्रोजन, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ETC आदि हो सकते हैं इसमें भी। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा ठोस, द्रव, गैस, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे लगता है सब समझ में अच्छे से आ गया। मतलब जो एकदम पास पास होंगे वो होगा हमारा ठोस, और जो थोड़ा दूर दूर होंगे वो होगा हमारा द्रव, और जो एकदम दूर दूर होंगे वो होंगे गैस। ठीक है, इतना है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी से समझेंगे, इतना इसको ऐसे बना रहने देते हैं। ठीक है, अब हम घनत्व समझेंगे। घनत्व क्या होता है? ठीक है, घनत्व समझेंगे कि क्या होगा। घनत्व, इसी में हम घनत्व को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल तो सबको लगभग आ गया होगा समझ में। अब हम एग्जाम्पल्स को मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे बना रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? घनत्व। ठीक, अब घनत्व पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो घनत्व हमारा क्या होता है? हम घनत्व पढ़ेंगे, पता है किस में पढ़ेंगे? हम घनत्व पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस में पढ़ेंगे कि हमारा घनत्व कैसा होता है ठोस, द्रव, गैस में। तो घनत्व के अगर कण पास पास है तो घनत्व ज्यादा होगा, मतलब ठोस की बात कर रहा है। ठोस में हमारे कण कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, तो मतलब इसमें हमारा जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा, और जो हमारा गैस होगा उसमें हमारा घनत्व कैसा होगा? हमारा जो गैस होगा उसमें हमारा घनत्व कैसे होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि इसके कण एकदम दूर दूर है। तो मतलब पहला जान गए घनत्व क्या है। घनत्व हमारे जो ठोस, द्रव, गैस में हमारा जो घनत्व है वो क्या है? तो अगर ठोस में इसके अणु, जिसके अणु पास पास होंगे उसमें घनत्व ज्यादा होगा, तो हमारे ठोस के अणु
में हमारा जो ठोस है उसके अणु बहुत पास पास है, मतलब उसके घनत्व ज़्यादा होंगे, और जो हमारा द्रव है उसका थोड़ा कम होगा, ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होगा, लेकिन गैस में सबसे कम होगा हमारा घनत्व। ठीक है, ठीक है, मतलब घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक घनत्व। ठीक है, ठोस में हमारा होगा सबसे अधिक घनत्व। ठीक है, और द्रव में होगा थोड़ा कम। क्या होगा? थोड़ा कम। और इसमें सबसे कम क्या लिखेंगे? सबसे कम। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गया, ठोस समझ में आ गई। अब हम एक अंतरा आणविक होता है, अंतरा आणविक बल। ठीक है, अंतरावकाश बल और अंतरा आणविक बल। ठीक है, ये चीजें जानेंगे कि अंतरावकाश और अंतरा आणविक बल, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो हम ठीक है पढ़ रहे हैं कि अंतरा अवकाश और अंतरा आणविक बल क्या होते हैं। ठीक, ये भी थोड़ा समझने वाली चीज है। अंतरा आणविक क्या होता है, अंतरावकाश क्या होता है, ये सब हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अंतरावकाश, ठीक दिख रहा है ना अंतरावकाश। उसके बाद अंतरा आणविक, अंतराणविक। ठीक, ये चीज हम जानेंगे कि क्या होता है, क्या अंतरावकाश और अंतराणविक हमारा ऊपर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अंतरावकाश क्या होता है। पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, मतलब देखो जो हमारा ठोस है, यहाँ देखो यहाँ जगह खाली है ना, मतलब इसके कण एकदम पास पास होते हैं पर कहीं ना कहीं जगह खाली होती है ठोस में। ठीक है, तो इसके बीच इस अणु के, ये जो पात्र में जो अणु है उस अणु के बीच जो भी रिक्त स्थान मतलब खाली जगह बचा होगा वही होगा हमारा अंतरावकाश। ठीक है, जैसे देखो द्रव में हमारा अंतरावकाश, इसमें हमारा अंतरावकाश सबसे कम होगा क्योंकि रिक्त स्थान इसमें सबसे कम होंगे। तो क्या इसमें घनत्व सबसे अधिक था लेकिन अंतरावकाश सबसे कम। अंतरावकाश सबसे कम होगा इसमें ठोस द्रव गैस की अपेक्षा। ठीक है, अरे मतलब द्रव और गैस की अपेक्षा। ठीक है, अंतरावकाश ये हमारी पहली पॉइंट हो गई और ये हमारी दूसरी पॉइंट हो गई। ठीक है, और जो हमारा द्रव होगा इसमें जो रिक्त स्थान है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा है, तो इसमें रहेगा कि ठोस की अपेक्षा लिखेंगे थोड़ा ज्यादा, मतलब अंतरावकाश इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने घनत्व लिख दिया है तो इसका मतलब पहला पॉइंट घनत्व का होगा, और यहाँ पे हमने अंतरावकाश लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे अंतरावकाश होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ का जो गैप है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गैस में ही रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो अंतरा अवकाश हम समझ गए कि जो हमारे अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसी को हम लोग अंतरावकाश कहते हैं। तो हम अगर देखा जाए ठोस द्रव गैस की अपेक्षा, तो हमारा जो ठोस होगा उसमें जो हमारा अंतरावकाश बल होगा वो ठोस में सबसे कम होगा और द्रव में थोड़ा ज्यादा होगा ठोस की अपेक्षा, और जो हमारा गैस होगा उसमें सबसे कम, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, घनत्व और अंतरावकाश जान के अब हम जानेंगे अंतरा आणविक बल। आणविक मीन्स समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो आणविक मीन्स क्या होता है, तो देखते हैं अंतरा आणविक, अणु ऐसे कुछ पढ़ रहा है ना आणविक,
तो देखते हैं अंतराणविक मतलब ये जो हमारा अणु होगा, ये जो अणु होता है इसी को कहेंगे अंतराणविक। तो हमारा जो ठोस होगा, ठीक है, जो हमारा ठोस होगा उसमें जो हमारा अंतराणविक बल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठोस में अंतराणविक बल सबसे अधिक होगा, द्रव में थोड़ा कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, तो अंतराणविक सबसे अधिक होगा। ठीक, थोड़ा जगह नहीं है, अंतराणविक सबसे अधिक। ठीक, क्योंकि इसके जो अणु है वो सबसे अधिक पास है, सबसे ज्यादा अधिक। ठीक है, और इसमें थोड़ा कम, क्या थोड़ा कम, अंतराणविक बल, और इसमें सबसे कम। ठीक है, हमने 3 चीजें पढ़ी अपने ठोस, द्रव और गैस के बारे में। सबसे पहले तो हमने डिफिनेशन पढ़ा, एग्जाम्पल को समझा। ठीक है, उसके बाद हमने घनत्व पढ़ा। तो घनत्व हमारा क्या था कि घनत्व हमारा ठोस में सबसे अधिक था। ठीक है, और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम था और गैस में हमारा सबसे कम था। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा अंतरावकाश। तो जो रिक्त स्थान होता है बीच में गैपिंग जो होगी उसी को कहेंगे क्या बोलते हैं, अंतरावकाश। तो अंतरावकाश हमारा जो है वो अंतरावकाश जो है हमारा वो हमारा ठोस में सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी गैपिंग होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करना है। उसके बाद जो हमारा द्रव होगा उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा ठोस की अपेक्षा, और जो हमारा गैस होगा उसमें अंतराणविक बल सबसे अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद अंतरावकाश के बारे में मैंने कहा। उसके बाद हमने ठोस पढ़ा। ठोस में जो हमारा अंतराणविक होगा वो सबसे अधिक होगा और जो ठोस की अपेक्षा द्रव में थोड़ा कम होगा। ठीक है, और हमारे गैस जो होगा उसमें अंतराणविक बल सबसे ज़्यादा कम होगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ठोस, द्रव, गैस, और ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे जो हमारा है वो है संपीड्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि संपीड्यता क्या होता है। ठीक है, ये समझेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को संपीड्यता कहते हैं। मतलब अगर हमारा दाब बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो दाब बढ़ाकर आयतन अगर हम कम कर रहे हैं, दाब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आयतन थोड़ा कम ही होगा। तो अगर हमारा दाब बढ़ाकर आयतन अगर हम कम कर रहे हैं तो उसी को हम कहेंगे संपीड्यता। ठीक है, संपीड्यता क्या कहेंगे कि दाब बढ़ाकर आयतन को कम करना संपीड्यता कहलाता है। या अब हम इसका डिफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि यह पदार्थ के कणों के बीच आणविक रिक्त स्थानों पर निर्भर करता है। ठोसों में अंतराणविक स्थान सबसे पहले से ही कम बताता है, अतः ठोसों में संपीड्यता बहुत कम होगी। मतलब अभी हमने पढ़ा अंतरावकाश। ठीक है, तो अंतरावकाश में रिक्त स्थान सबसे कम किसमें होगा, ठोस में। तो हमारा जो संपीड्यता होगा वो ठोस में सबसे कम होगा। ठीक है, ठोस में हमारा जो संपीड्यता होगा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस हम लिख दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा अंतरावकाश है वो क्या बताता है, रिक्त स्थान ही तो बता रहा है कि जिसमें रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा उसमें अंतरावकाश सबसे
अधिक होगा, ठीक है, और जिसमें सबसे कम होगा उसमें अंतरावकाश सबसे कम होगा। तो वही कह रहा है, वही चीज संपीड्यता है, बस नाम अलग है। तो कह रहा है कि जिसमें रिक्त स्थान सबसे कम होगा उसमें संपीड्यता सबसे कम होगा। तो मतलब हमारे किसमें, ठोस द्रव गैस में किसमें रिक्त स्थान कम होता है, ठोस में होता है, तो मतलब इसमें संपीड्यता भी कम होगी। ठीक, संपीड्यता इसमें ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, संपीड्यता थोड़ा ज्यादा, ठीक है, और इसमें संपीड्यता सबसे अधिक होगी। ठीक है, हमने यहाँ ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये संपीड्यता यहाँ पे आगे लिखना होगा, ठीक है। तो देखो, जो हमारा अंतरावकाश है वही संपीड्यता है, बस थोड़ा आगे इतना लिख देना कि दाब जब हम बढ़ाएंगे तो आयतन हमारा कम होगा। ये चीज मतलब अगर आप कहीं भी एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया संपीड्यता। अब हम एक चीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, क्या है, संपीड्यता समझ में आ गया। पदार्थ की अवस्थाएं, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पदार्थ के गुण पढ़े हैं, ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद हमने परमाणु पढ़े, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। फिर हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े, ठोस द्रव गैस पढ़े, उसमें हमने घनत्व पढ़ा, अंतरावकाश पढ़ा, अंतराणविक पढ़ा, फिर हमने संपीड्यता भी ठोस द्रव गैस में ही पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव। जब हमारा अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था, अवस्था परिवर्तन पर तापमान पर प्रभाव था। अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव, ठीक है, ये चीज हम जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, जरूरी है, मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब जरूरी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है तो अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। हमने इतना जाना, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, इतने का हमने डिफिनीशन पढ़ा। क्या पढ़ा कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है तो उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ, जैसे हमारा जो बर्फ है, बर्फ से वो जल में जाता है, फिर जल से गैस में, भाप में, ठीक है, इतना आया समझ में। ये था हमारा सिर्फ अवस्था परिवर्तन, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है, अवस्था परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन का ये एग्जाम्पल था और हमने अवस्था परिवर्तन को पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव। हमने इतना पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव। इसका क्या था डिफिनीशन कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे बर्फ है, बर्फ से जल बनेगा और जल से भाप बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब हम पढ़ेंगे तापमान पर प्रभाव। तापमान का क्या प्रभाव होगा जब हमारी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो कह रहा है कि तापमान पदार्थ के कणों को गतिज ऊर्जा, जो तापमान होगा हमारा वो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है। मतलब जो तापमान होगा वो हमारे कणों की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करेगा, ठीक है, इतना है समझ में। तापमान हमारा गतिज ऊर्जा को प्रभावित करेगा।
ठीक है, तापमान। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि अब हम देखेंगे कि जब जब हमारा तापमान बढ़ेगा तब तब आगे आगे क्या होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तब हम पढ़ेंगे क्या क्या होगा। जब हमारा तापमान बढ़ेगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो एक हेडिंग होगा कि जब तापमान बढ़ता है, तो कह रहे हैं जब तापमान बढ़ेगा तो कण तेजी से कंपन करने लगता है। ठीक है, कण जो हमारा होगा वो तेजी से कंपन करने लगेगा। ठीक है, जो जब तापमान बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जब तापमान बढ़ेगा तो वह एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जब हमारा तापमान बढ़ेगा तो वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में ले लेते हैं, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो अगर कोई आके पास में बैठता है तो बोलते हैं हटो यार, दूर हटो, थोड़ा बहुत गर्मी हो रही है, पास चिपको मत, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब हमारा तापमान बढ़ेगा तो वे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परिणाम स्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप अवस्था में परिवर्तन होगा, जब अलग होंगे तो अवस्था में उनके परिवर्तन होगा। उसके बाद कह रहा है कि जब तापमान घटेगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका डिफिनीशन पढ़ा, इसका भी डिफिनीशन पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा तापमान जब बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि तापमान जब हमारा घटेगा तब क्या क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब तापमान घटता है तो कण की जो गति होगी वो धीमी हो जाती है। जब तापमान घटता है, जब तापमान बढ़ता है तो कण की गति जो होती है वो तेजी हो जाती है, लेकिन जब घटता है तो वो धीमी हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब तापमान घटता है तो वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जब हमारा तापमान घटेगा तो वे एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। जैसे गर्मी में अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं और कहते हैं कि दूर दूर बैठो, चिपक चिपक के मत बैठो, गर्मी लगती है। लेकिन अगर ठंडी में एक बेंच पे 4 लोगों की सीट होती है, उसमें हम लोग कहेंगे आओ तुम बैठ जाओ, तो मतलब 1-2 लोगों को और बैठा लेते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जब थोड़ी ठंडी होती है तो जितने लोग पास रहेंगे मतलब वो लोग निकट आ जाते हैं, दूर नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग बैठेंगे तो ठंडी लगेगी, और जब पास पास लोग बैठेंगे तो ठंडी नहीं लगेगी, उतना लगेगी पर उतना नहीं लगेगी। तो वही कह रहे हैं कि जब तापमान घटेगा तो जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारे जो कण होंगे वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, लेकिन जब हमारा तापमान बढ़ेगा तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा तापमान घटता है तो वो गैस से द्रव में आता है। ठीक है, गैस से द्रव और द्रव से ठोस में। ठीक है, ये इतना बात समझ में आए कि जब अवस्था परिवर्तन पर तापमान का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे ये हमारा क्या है। अच्छे से इतना समझ में आ रहा है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि एक हेडिंग है, कह रहा है कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो समय क्यों स्थिर रहता है। जब हमारा अवस्था परिवर्तन होगा तो समय क्यों स्थिर रहता है, ये हेडिंग है हमारा। जब अवस्था परिवर्तन होगा तो समय क्यों स्थिर रहता है, तो समय क्यों स्थिर रहता है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो हमारा हेडिंग है उसमें कह रहा है कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो समय क्यों स्थिर रहता है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है।
थोड़ा सा इंक डाल लूँ बस, ठीक है। कह रहा है कि जब अवस्था परिवर्तन होगा तो समय क्यों स्थिर रहता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्यों रहता है। तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तब तापमान कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। कह रहा है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से, कोई पदार्थ होगा वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेगा तो तापमान थोड़ी समय के लिए स्थिर हो जाता है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। तो यही था हमारा कि क्यों स्थिर होता है। तो इसीलिए स्थिर होता है क्योंकि चेंज होता है तो कुछ टाइम के लिए हो जाता है स्थिर। अब हम आगे पढ़ेंगे गलनांक, क्वथनांक, इन सब चीजों के बारे में। तो हम पढ़ेंगे क्या, गलनांक। आप चलने लगा ना अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे गलनांक हमारा क्या होता है, ठीक है। गलनांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। कह रहे हैं कि गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा उसी को गलनांक कहेंगे। छोटा छोटा डिफिनेशन है कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा उसी को क्या कहेंगे, गलनांक। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होना, ठीक है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री, समझ आ रहा है ना। ठीक, यही है हमारा गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ, ठीक है। ये होता है बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक क्या है, जब कोई ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित होगा वही गलनांक होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक। ये सब हमारे एक सर थे ना, वो हम लोग को 8th में ही पढ़ाए थे, गलनांक, क्वथनांक, ये सब, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक। तो कह रहे हैं कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है। क्या था गलनांक में कि ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा, और जो हमारा क्वथनांक है वो कह रहा है कि कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलेगा, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं जैसे पानी का क्वथनांक। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे पानी का क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस होने पर, पानी का जो हमारा क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होने पर, ठीक। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। कोई पदार्थ होगा जो द्रव से गैस में बदलेगा उसी को क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। वाष्पीकरण, गलनांक, क्वथनांक, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण और जानेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है। देखो, जब कोई द्रव पदार्थ जैसे पानी, ठीक है, मान लेते हैं जैसे पानी, द्रव पदार्थ पानी, द्रव होता है पानी, तो द्रव होता है तेल, ये सब होता है। तो कह रहे हैं कि जब कोई द्रव पदार्थ अपनी सतह से गैस में धीरे धीरे बदलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब कोई द्रव पदार्थ पानी
धीरे धीरे गैस अवस्था में उसको हीट करेंगे तो वो भाप मतलब गैस में हो जाएगा, ठीक है। जब कोई द्रव पदार्थ धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होता है, बदलता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया वाष्पीकरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ धीरे धीरे गैस में बदलेगा, उसी को कहेंगे वाष्पीकरण। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी जरूरी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। कह रहा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक हमारा और है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इधर हम कर ले रहे हैं कारक, छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। और इधर कर ले रहे हैं प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होंगे, ठीक। आ रहा है समझ में? तो इसमें जो हमारा पहला होगा वो होगा सतह क्षेत्र, इसको बना लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको सभी लोग बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सतह क्षेत्र, फिर कह रहा है सतह, इसको लिख दे रहे हैं तो समझते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये 4 है, ठीक है। ये पहला का हमने लिख दिया और सब कैसे समझ लेंगे, ठीक है, कि मतलब ऐसे ही रहेगा, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो पहला है सतह, कारक होगा क्या? सतह क्षेत्र। तो प्रभाव में क्या होगा कि सतह जिनकी बड़ी होगी उसमें वाष्पीकरण, उसमें जो हमारा वाष्पीकरण होगा उतना तेज होगा। मतलब अगर हमारी सतह बड़ी है, सतह अगर हमारी बड़ी है तो हमारा वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा, ठीक है। अगर हमारी सतह बड़ी है तो वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। और रही बात तापमान, ठीक है, तो तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण तेज होगा। अगर हमारा तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण तेज होगा, तापमान कम है तो वाष्पीकरण तेज नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा हवा की गति, हवा की गति ज्यादा होने पर वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। हवा की जो गति होगी अगर वो तेज होती है तो वाष्पीकरण बढ़ता है। और आर्द्रता, वातावरण में नमी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण धीमी होगी। अब देखो यहाँ पे अभी सब में था कि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा की गति ज्यादा होने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। लेकिन आर्द्रता ज्यादा होने पर, आर्द्रता मीन्स नमी ज्यादा होने पर हमारा जो वाष्पीकरण होगा वो धीमा होगा। मतलब नमी कम होने पर हमारा वाष्पीकरण अधिक होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होने पर कम होगा, ठीक है। और इन सब में सब उल्टा, अगर सतह हमारा कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, हवा की गति धीमी होगी तो वाष्पीकरण भी धीमी होगी। लेकिन अगर हमारा आर्द्रता, नमी, अगर हमारा, आर्द्रता को नमी कहते हैं, अगर हमारा नमी धीमा हुआ तो क्या होगा? वाष्पीकरण तेज होगा, ठीक है। और अगर आर्द्रता ज्यादा हुआ मीन्स नमी ज्यादा हुआ
तो कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ना है हमें? ऊर्ध्वापातन। हमारा जो हेडिंग है वो है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऊर्ध्वापातन हमारा क्या होता है, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो कह रहे जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वापातन कहलाता है, या उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं, या वह प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ होगा, कोई ऐसी ठोस अवस्था होगी, ठोस पदार्थ होगा जो बिना द्रव में नहीं बदलेगा। पहले देखो, पहले कोई भी चीज ठोस होगा तो ठोस से द्रव में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा। अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। पर ऊर्ध्वापातन में कह रहा है कि कोई ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, वो क्या चीज है? आज हम लोग जानते हैं कि वो ऐसी क्या चीज है जो द्रव में नहीं बदलेगी, डायरेक्टली गैस में बदल जाएगी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा जो सबके घर में पूजा पाठ में लगता है, कपूर। कपूर अगर देखें तो वो ठोस चीज है, ठीक है। देखते हैं वो ठोस होती है, पर अगर हम उसको जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड होता है, द्रव में बदलता है? बिल्कुल नहीं। जला के अगर हम थोड़ी देर आरती करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे जिसमें हम कपूर जलाए रहेंगे उसमें कुछ नहीं रह जाता है। और पहला हमारा ये हो गया। दूसरा होगा नफ्तलीन। नफ्तलीन तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। नफ्तलीन का मतलब होता है कि ऐसे छोटी छोटी सफेद सफेद गोलियां होंगी कपूर की तरह, लेकिन वो चूहों से बचाने के लिए बक्से में या अलमारी में या जहाँ कपड़े होते हैं कपड़ों के बीच में रखा जाता है ताकि चूहे कपड़े को ना काटें, ठीक है। उसी को नफ्तलीन कहेंगे। जो हमारा नफ्तलीन होगा उसकी थोड़ी देर मतलब कुछ दिन तक सुगंध उसकी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी सुगंध खत्म हो जाती है। मतलब वो गैस में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है बिना लिक्विड हुए, बिना द्रव में बदले, ठीक है। ये दो हमारे सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं ऊर्ध्वापातन के। और एक जान लेते हैं अमोनिया क्लोराइड। जो हमारा अमोनिया क्लोराइड होता है वो भी हमारा जो अमोनिया क्लोराइड होगा वो भी बिना द्रव में बदले सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र भी जान लेते हैं, NH4Cl, ठीक है। ये होता है हमारा अमोनिया क्लोराइड का सूत्र। और हमने पढ़ा ऊर्ध्वापातन अच्छे से समझ में आया। नफ्तलीन और कपूर हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो हमारे घरों में ही प्रयोग होते हैं। लगभग कपूर तो मतलब 99% क्या 100% सबके घरों में प्रयोग किया जाता है। सब कपूर के बारे में जानते हैं। नफ्तलीन कुछ ही लोग जानते होंगे क्योंकि अब उतना यूज़ नहीं होता है, पहले बहुत यूज़ होता था नफ्तलीन का, अब उतना बहुत कम होता है, पर तभी भी 50% लोग या 95 लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 95% लोग नफ्तलीन के बारे में। अमोनिया क्लोराइड ये हमारे रसायन विज्ञान का एक उदाहरण है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। उसके गुण भी हमने पढ़े, ठीक है। उसके गुण पढ़े, फिर हमने पढ़ा अणु और परमाणु, अणु और परमाणु पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अणु और परमाणु पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं जिसमें ठोस, द्रव, गैस, उसके सब एग्जाम्पल, सब डिफिनीशन अच्छे से समझे। उसके बाद घनत्व भी पढ़े उसी में, और अंतरावकाश भी पढ़े, अंतराणविक भी पढ़े, संपीड्यता भी पढ़े। उसके बाद में कि जब अवस्था पर तापमान, जब अवस्था बदलता, अवस्था में परिवर्तन होता है तो हमारे तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़े। ऊर्ध्वापातन पढ़े, क्वथनांक, गलनांक पढ़े, फिर वाष्पीकरण पढ़े। उसके बाद अवस्था परिवर्तन होता है तो समय क्यों स्थिर रह जाता है ये पढ़े। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी
और हमारे पहले चैप्टर में इतना ही है, इतने के आगे आपके चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ सकता। ये बहुत जितना भी हमने पढ़ा वो सब ज़रूरी है और सब हमारे लिए मतलब हमें पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। और थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।